आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। रात्रि भोज करने के बाद, अपने परिवार के साथ समय गुजारने के बाद, और जो आप प्रार्थना करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, वो सारा चीज करने के बाद अभी फ्री होंगे और कुछ सीखने के लिए तैयार होंगे। नमस्कार। जो जो साथी चैट बॉक्स में नमस्कार कर रहे हैं उनका स्वागत है। कीर्ति अहिरवाल जी, सुनील सैन जी, नमस्ते। तो वैसे तो बहुत कठिन है रात को जग कर पढ़ना, है ना? क्योंकि बैंक में जो आपका व्यवसायिक कामकाज है वो आपको थकाने वाला होता है। एक्यूरेट, स्पीड से, चैलेंजिंग और त्वरित गति से आपको करना होता है ग्राहक की अपेक्षाओं को देखते हुए। तो थकावट आती है क्योंकि आपको बहुत अलर्ट और सजग रहना होता है। लेकिन फिर भी मैं जगने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि उत्साह चाहिए और यही इंगेजमेंट चाहिए, तभी जाके सफलता मिलती है। क्योंकि आप जिनके जीवन में युद्ध होगा वो कैसे करते होंगे देख लीजिए, या बड़ा टास्क जिन्होंने हासिल किया, बड़ी सफलता जिन्होंने हासिल की, जीवन में कार्य साधना किया या कुछ अच्छा हासिल किया, उनके जीवन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने कैसे दिन रात एक किया है ना? सुधीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, नमस्कार सर। आ रही है सर आवाज, बिल्कुल। ओके, है ना? क्या बात है, बढ़िया बात कर जी रहा सर, हूँ। अगर बिल्कुल सर। दिन ही जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, है ना? या तो तैयार नहीं होंगे या रण छोड़कर भागे होंगे, है ना? लेकिन जैसे ही हमारा लिंक जाता है, हमारे सुधीर कंबोजी जग उठ के आ जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ने में आगे होंगे, ये पढ़ने में आगे होंगे। अच्छा लगता है, सुन सुन के सीख जाते हैं अपने, है ना? ये जी मेथड सर, बिल्कुल। है बात करते करते। ऐसा लगता है सर, आपका सेशन ना हो तो दिन नहीं बीतता है। पॉडकास्ट भी सुन लिया सब श्रीवास्तव जी के साथ, उससे भी बहुत कुछ अच्छा लगा सर। इतने 37 साल का उनका करियर था बैंकिंग। बहुत कुछ सीखने को मिला उस पॉडकास्ट से भी, बहुत अच्छा लगा सर। और भी पॉडकास्ट, अभी मैंने एक सीरीज चालू किया, आप लोगों का भी पॉडकास्ट करूंगा। तो थोड़ा थोड़ा अभी चीज़ों को, छोटा छोटा चीज़ डिस्कस करने का। आपने सब क्षेत्र में कुछ ना कुछ किया होगा। हर एक जी शख्स जो है कुछ ना कुछ उसमें खास होता है। किसी को खुद पे, किसी को खुदा पे विश्वास होता है, और मंजिल और जीत उसी को मिलती है जिसके पास खुद का आत्मविश्वास होता है। तो हर एक बंदा जो है उसके पास कुछ ना कुछ होता है, और उसके लिए जो है उसको जोड़ना पड़ता है। तो आज चर्चा करेंगे करंट बैंकिंग अफेयर्स का, कुछ नई जानकारियां आपको सिखाऊंगा। अच्छा लगेगा आपको, सुधीर जी? जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, पीपीटी आपको दिख रहा है? तो हम लोग बातों जी बातों सर। में 15 से 20 मिनट फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जितनी देर आप इस चर्चा में रहेंगे आपको नई जानकारियां मिलेंगी। तो आज का सेशन है करंट बैंकिंग अफेयर्स, मई जून 2025 में जो जो चेंजेस हुए हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सीधे लिए चलता हूँ स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर सवालों के माध्यम से आपको मैं चर्चा कराता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल स्क्रीन आपके सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और कोई बाधा तो नहीं है, सवाल पढ़ने में कोई चीज छुप तो नहीं रहा था, नहीं रहा है ना नहीं सुधीर? सर, दिख रहा है सर, क्लियर सब दिख रहा दिख है। रहा है? ओके, मैं भी दिख रहा हूँ आपको? जी सर। जी सर। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने के लिए दिखना बहुत जरूरी है। जो विजुअल्स होते हैं ना, विजुअल्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। क्योंकि प्रकृति ने ऐसी ही बनाई है, जहाँ छवि बन जाता है ना, फिर वो मूर्त रूप में आ जाता है, मतलब एक्चुअल जो जीवंत रूप में आ जाता है। तो इसलिए छवि और ये विजुअल्स जो है हमारे कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए मदद करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विच रेगुलेटरी रिफॉर्म इज फोकस्ड ऑन टैकलिंग एनपीएज इन गोल्ड लोन सेक्टर? तो अभी हाल ही में गोल्ड लोन में रिफॉर्म्स किया गया है, और रिवाइज गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जहां गोल्ड लोन के लोन टू वैल्यू रेशियो में कुछ फ्रेमवर्क दिया गया है। और उस फ्रेमवर्क में क्या किया गया है कि जो स्मॉल लोन्स होंगे उनमें एलटीवी रेशियो को बढ़ाया गया है। स्मॉल लोन्स में एलटीवी रेशियो को बढ़ाया गया है, और जो बड़े लोन है उसमें एलटीवी रेशियो को घटाया गया है। तो यही है टैकलिंग एनपीए इन गोल्ड लोन सेक्टर।
तो यहाँ ये स्क्रीन से आप जान गए होंगे कि ये करंट अफेयर्स का है, जो पिछले हमने सेशन में पढ़ा था। गोल्ड लोन में बदलाव किए गए हैं गाइडलाइन में। उनमें ग्राहकों के प्रोटेक्शन, पारदर्शिता, साथ ही साथ एलटीवी रेशियो और उनके क्लियर क्रेडिट पॉलिसी से जुड़े हुए रिफॉर्म्स दिए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस सवाल का जो आंसर होगा वो इन्हांस एलटीवी फ्रेमवर्क है, क्योंकि इसमें एलटीवी रेशियो में फेरबदल किए गए हैं। अगर स्मॉल लोन है तो एलटीवी रेशियो ज़्यादा है, और बड़े लोन है तो एलटीवी रेशियो धीरे धीरे कम किया गया है। तो जैसा कि आपने सेशन में पढ़ा भी होगा, जो गोल्ड लोन और सिल्वर लोन जो ऑर्नामेंट के अगेंस्ट लोन देते हैं, उनमें एलटीवी रेशियो 2.5 लाख तक लोन है तो 85%, 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 80%, 5 लाख से ऊपर है तो 75%। तो यही रिफॉर्म्स जो है अभी करंट अफेयर्स में है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। विच 3 सर्वेज हैज द आरबीआई लॉन्च टू गैदर इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन? भारतीय रिजर्व बैंक बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक करती है। अभी हाल ही में हमने एक सेशन किया था मॉनेटरी पॉलिसी पे, बराबर है सुधीर जी? आपने देखा वो जी सेशन? सर, बिल्कुल सर। जी सर, देखा था तो सर सेशन। मॉनेटरी पॉलिसी जो बैठक होती है, 4 जून 2025 को हुआ, 4 से 6 जून बीच। और 15 दिन के बाद वो जारी करते हैं उसके रिपोर्ट्स। तो अभी 15 दिन मतलब 6, 5, 21 तारीख तक लगभग आएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं, उनमें जो डिसीजन में 3 इनपुट्स जो हैं आरबीआई लॉन्च किया है, और वो इनपुट्स हैं IESH, UCCS और RCC। RCS। ये 3 इनपुट्स हैं। और ये 3 इनपुट्स जो होंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या करते हैं। ये रिपोर्ट निकालते हैं। IESH का जो फुल फॉर्म होता है वो, इसका फुल फॉर्म बोलते हैं इसको इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं इसको? IESH का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। जी सर। सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, मतलब महंगाई, जो महंगाई के जो बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है, जो सर्वे किया जाता है हाउस होल्ड में, वो क्या है। दूसरा है UCCS, जो अर्बन कस्टमर कॉन्फिडेंस सर्वे होता है। और RCCS का रूरल कस्टमर कॉन्फिडेंस सर्वे होता है। तो ये 3 सर्वे के आधार पर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। इसको जो है अभी अब देखे होंगे, इसके तहत रेपो रेट में कम किया गया है, 50 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। तो ये क्यों किया गया होगा? कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी में स्थिरता लाने के लिए, और जो मनी का संचालन है, जो पैसा है कहाँ ज़रूरत है सही जगह पहुंचे, उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट्स में डिसीजन लिया जाता है। तो इस IESH का फुल फॉर्म होता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। UCCS का अर्बन कस्टमर कॉन्फिडेंस सर्वे होता है, और रूरल कस्टमर कॉन्फिडेंस सर्वे होता है। ये 3 सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए। और फिर वोटिंग होती है। अगर टाई हो गया तो 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर बाहर के होते हैं, जो गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करती है। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और बाकी 3 मेंबर गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनी होते हैं। वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इन विद्वान लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज RCCS स्टैंड फॉर इन आरबीआई लेटेस्ट सेट ऑफ सर्वे? आरबीआई ने हाल ही में जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, उनमें सर्वे को इस्तेमाल किया है। 3 सर्वे का हम चर्चा कर रहे हैं। एक सर्वे RCCS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो क्या होगा सुधीर जी? RCCS का फुल फॉर्म क्या होगा? सर ये होगा रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। हाँ, जी। मैंने कस्टमर कह दिया था, उसको कंज्यूमर ट्रीट करिएगा। अर्बन जी सर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, और एक है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो यहाँ पर इसका सही होगा रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कि जो रूरल एरिया में कंज्यूमर है उनका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है मार्केट के प्रति। और ये सर्वे जो है इनको पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए मदद करते हैं। विच आरबीआई इनिशिएटिव्स रिक्वायर्स रिपोर्टिंग डिजिटल लैंडिंग ऐप टू ए सेंट्रलाइज पोर्टल फ्रॉम May 13, 2025?
अभी डिजिटल लैंडिंग एप्स जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन इनिशिएटिव रिजर्व बैंक ने लाया है, परमिशन दिया है डिजिटल लैंडिंग ऐप। और उस डिजिटल लैंडिंग ऐप के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल का नाम रिपोर्टिंग के लिए, ताकि उसमें होने वाले एक्टिविटीज की रिपोर्टिंग, डिजिटल लैंडिंग ऐप में जो एक्टिविटी हो रही है उसकी रिपोर्टिंग हो पाए। शेरशाह किसके लिए है? सिक्योरिटी के लिए है, केवाईसी के लिए है। कोर डीएलटी ये फेक नेम है, यहाँ पर CIMS, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इस पोर्टल को लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, ताकि डिजिटल लैंडिंग एप्स के बारे में जो रिपोर्टिंग है उनको सेंट्रलाइज तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, देखा जाए, निगरानी की जाए और उनको कंप्लायंस को देखा जाए। तो इसको CIMS, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है पोर्टल का नाम दिया है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है 13 मई से। याद रहेगा? जी सर, बिल्कुल। What is the revised LTV ratio for gold loan up to rupees 2.50 lakhs effective from April 2026? ये तो आप बता ही दीजिए कितना है यार। बिल्कुल सर, 85% है सर। 2.5 लाख तक 85% है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 80% है, 5 लाख जी से सर, ऊपर कितना है सुधीर जी? 75%, 75% है जी, फाइव क्या लाख एंड बात, अबव। ये हुई ना बात है। किसी काम को इतनी बुरी तरीके से करो, इतनी बुरी तरीके से करो, इतनी बुरी तरीके से करो कि वो करना आ जाए। मतलब किसी चीज को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि अब वो नींद भी आए तो वो याद रहे, है ना? तो ढाई जी लाख सर। तक 85%। LTV रेशियो का मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। तो अभी रिवाइज गाइडलाइन भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है, जिसमें कि गोल्ड लोन पर LTV रेशियो 2.5 लाख तक 85% है। पहले ये 75% था, जिसे बढ़ाकर 85% किया। 2.5 लाख से 5 लाख तक 80%, 5 लाख से ऊपर 75%, और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ SBI लार्ज स्केल एम्प्लॉय डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2025? बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, और उन्होंने सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं बताइए सुधीर जी, जगह हैं? रेलवे में है सर, शायद भारतीय रेलवे। बैंकों में स्टेट बैंक है ना? स्टेट बैंक में है जी सर, बैंक में स्टेट बैंक। स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक एक लार्ज स्केल एम्प्लॉय वाला बैंक है। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया 2025 में। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? फ्यूचर फोर्स लीड 2030 नेक्स्ट लीप। तो उन्होंने एक नेक्स्ट लीप करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट लीप में क्या है? वो डायरेक्ट हायर मैनेजमेंट से एम्प्लॉय जुड़ सकते हैं और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, अपना सीखने के लिए वो जो है इस स्कीम में उन्होंने बेनिफिट दिया कि ये इनिशिएटिव है एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए। कि जैसे अभी हमारा सुधीर जो है रात को उठ के पढ़ता है, वैसे अगर बैंक में काम कर रहा एम्प्लॉय जो है सीखना चाहता है तो वो उनके लिए इनिशिएटिव है। लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और हायर मैनेजमेंट से अपनी बात करने के लिए, जुड़ने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसे नेक्स्ट लीप कहते हैं। ये 2025 में एम्प्लॉय के लिए किया, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय होंगे स्टेट बैंक में? कितने होंगे याद है? लाखों में होंगे सर, ये याद तो नहीं है फिर भी। लाखों में होंगे, है ना? आपके बैंक में कितने हैं? हम्म। मेरे यहाँ तो सर 4,000 कुछ एम्प्लॉयज हैं, 4,000। 4,000 हैं। यहाँ तो लाखों में होंगे, 2 लाख के आसपास होंगे ऐसा लगता है ना? जी सर। जी उन्हें सर। 2 लाख, 2 लाख ऐसे टोटल, ऐसे 10 लाख एम्प्लॉय होते हैं बैंक में पूरे, टोटल वर्क फोर्स जो है ना? लेकिन उसमें से लगभग 2 लाख तो इन्हीं के होंगे। चलिए, जी सर, 2 लाख कुछ सवाल इनके भी आ ही गया, हैं। देखो वही सवाल आ गया। हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम SBI नेक्स्ट लीप प्रोग्राम? तो कितने एम्प्लॉयों को इसका बेनिफिट मिलेगा? तो वन अराउंड पॉइंट सेवन 2 lakhs। फाइव 1.75 लैक्स एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट लीप जो प्रोग्राम है वो भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एम्प्लॉयों के डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, लर्निंग और हायर मैनेजमेंट के साथ जुड़ने के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएटिव चालू किया 2025 के लिए, जिसका बेनिफिट जो है वो उनके वर्क फोर्स पर मिलेगा, उनके एम्प्लॉयज को मिलेगा और उनकी मनोदशा
और उनकी चीज़ों जो कला कौशल में वृद्धि होगी। What was the percentage profit growth of public sector bank in financial year 2025 compared to financial year 2024? 2025 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एक अच्छा ग्रोथ लेके आया है प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का ग्रोथ क्यों आया है? क्योंकि अभी ऑटोमेशन, चार्जेस ऑटोमेशन, फिर उसके बाद बैंकों ने ऐसे फ्रेमवर्क इस्तेमाल किए हैं जिससे कि क्रेडिट रिस्क का मिटिगेशन बहुत अच्छे से कर पाए। आप जान पा रहे हैं सुधीर जी कि अभी बैंकों का जो क्रेडिट डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छा हो गया। मानते हैं इस बात को? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि सब सिस्टम से हो गया है। पहले क्या होता था सुधीर जी? ब्रांच में ही सब सैंक्शन डिसबर्समेंट सब हो जाता था। अभी क्या होता है? रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर खोले गए हैं। प्रपोजल हमारा सुधीर मोबिलाइज करेगा और बढ़िया एकदम ब्रांच में बैठेगा, चाय वाय पिलाएगा बर और को। फिर वो प्रपोजल आरओ में प्रोसेस होगा, तो आरओ में स्किल्ड पीपुल हैं, सिस्टम बढ़िया है वहाँ पर। तो वो जो गाइडलाइन के हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से जो प्रपोजल हैं वो एक्सेप्ट होते हैं, वो प्रपोजल डिस्पोजल होते हैं। इसीलिए क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन में बड़ी सफलता मिली है। साथ ही साथ क्रेडिट मॉनिटरिंग के टूल्स बहुत सारे बैंकों ने अभी इसको डेवलप किया है, जिससे कि अब पहला किस्त ड्यू होता है तो एसएमएस चला जाता है, मेल चला जाता है, फोन चला जाता है। और क्या बोलते हैं, एसओएस बोलते हैं ना, इस एफओएस मतलब फीट ऑन स्ट्रीट, बंदा पहुंच जाता है पहला किस्त। सुधीर जी पहुंच जाएंगे, मान्यवर आपका पहला किस्त ड्यू है, जल्दी दीजिए, है ना, घर पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं जी प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाया है। और कितना बढ़ा है आप देख के आपको अच्छा लगेगा। 26% बढ़ा है पिछले साल से प्रॉफिट ग्रोथ पब्लिक सेक्टर बैंक का। है, ताली बनता है कि नहीं, है ना? बिल्कुल पब्लिक सर, सेक्टर बिल्कुल। बैंक को सोचिए, जहाँ पर हम लोग का वंचित, गरीब और मतलब पिछड़े तबके के लोगों को लोन देते हैं, वहां पर ये ग्रोथ बढ़ा है। तो ये 26% जो है ग्रोथ हुआ है। विच बैंक कंट्रीब्यूटेड ओवर 40% ऑफ रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ प्रॉफिट बाय पब्लिक सेक्टर बैंक इन फाइनेंशियल ईयर 2025? तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे ज्यादा, एसबीआई। सबसे ज्यादा जो कस्टमर कहाँ हैं, तो प्रॉफिट भी उसी का होगा। तो गवाह भी उसी के होंगे, मुकदमा भी वही चला रहे होंगे, जज भी वही होंगे, तो प्रॉफिट भी उन्हीं का होगा, वही वाली बात है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। रिकॉर्ड तोड़ जो है प्रॉफिट इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, 40% का कंट्रीब्यूशन है, 40% से ज़्यादा। तो 1.78 लाख करोड़ का प्रॉफिट, कमाल का है। इतना तो बिजनेस ही, मतलब इतना लाख करोड़ का बिजनेस ही नहीं होता बैंकों का, है ना? जी चलिए। सर, अनुराग सर से पार्टी लेनी पड़ेगी। हाँ, पार्टी लेनी पड़ेगी, है ना? अनुराग सर एसबीआई में है जी सर, उनसे पार्टी लेनी हाँ पड़ेगी। हाँ, ये बात तो सही है। विच जापानीज बैंक इज इन टॉक्स टू एक्वायर ए 51% स्टेक इन यस बैंक? जब अगला सेशन होगा ना, तो उस दिन अनाउंस किए थे सर ने, बोलना और उस दिन ले लेना, ठीक है? जी सर। अगे जब भी अगला सेशन होगा तो बोलना सर ने उस दिन आपको प्रॉफिट बताया, सर इतना प्रॉफिट, और इसको याद करके रखे रहो प्रॉफिट, है ना? जी सर, बिल्कुल। विच जापानीज बैंक इज इन टॉक टू एक्वायर 51% स्टेक इन यस बैंक? तो जब भी करंट अफेयर्स होता है ना, करंट अफेयर्स में इतना समझने समझने का नहीं होता है ना सुधीर? आपने कंपटीशन एग्जाम दिया होगा। करंट जी अफेयर्स में सर, क्या जी होता है, बिल्कुल। वो याद रखना पड़ता है। क्योंकि वो ना समाचार टाइप का रहता है कि क्या बदलाव हुआ है। तो यस जापानीज बैंक ने, यस बैंक मतलब एक जापानीज बैंक है, उन्होंने स्टेक लिया है और एक्वायर करने के लिए, और वो बैंक जो है बातचीत में है अभी, वो है सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कोऑपरेशन, ये जापानीज बैंक है। तो ये जो है यस बैंक में स्टेक कितने परसेंट के लिए एक्वायर करना के लिए ये वार्तालाप में चल रहा है। हाउ मच डिड पंजाब नेशनल बैंक अर्न फ्रॉम सेलिंग इट्स ISARC स्टेक? पंजाब नेशनल बैंक ने अभी एक अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया। इंडियन एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने जो स्टेक है उनको बेच दिया।
ये ISARC क्या है? ARC कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या करती है? ये NPA खरीदी बिक्री करती हो। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के स्टेक थे, उन्होंने उसको बेच दिया, और बेच कर कितना लाख रुपया उन्होंने प्राप्त किया, ये बात कही गई है। तो कितने करोड़ प्राप्त किया सुधीर? चौंतीस जी करोड़ सर, चार टू पॉइंट लाख जीरो रुपया फोर ये उन्होंने इसमें प्राप्त किया। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है करंट अफेयर्स। हालांकि करंट अफेयर्स 0 to 1 में नहीं पूछा जाता है, स्केल 1 से 2, 2 से 3 में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और RRB में भी कम पूछा जाता है, नेशनलाइज बैंकों में ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जानकारी नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए करंट अफेयर्स की। क्योंकि इसमें पॉलिसी, जैसे इस करंट अफेयर्स में मॉनेटरी पॉलिसी, गोल्ड लोन, ये सारी चीज़ें जो है KYC रिलेटेड जो अपडेट होती हैं वो करंट अफेयर्स में कवर होती हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक अभी अपने स्टेक को बेच दिया इंडियन SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से, और उसको 34 करोड़ जो है अभी जून तक मिल जाएंगे, 34.04 करोड़। विच बैंक सोल्ड इस स्टेक इन इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन मई? अरे ये सवाल का हिकले हो गया, अभी तो सवाल। पंजाब नेशनल बैंक ने ही इसको बेचकर 34.4 करोड़ जो है इकट्ठा किया। ये सवाल तो है, क्या हो गया, नकल हो गया ये सवाल। विच बैंक्स इंट्रोड्यूस टेलर डिपॉजिट स्कीम्स टू बूस्ट डिपॉजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2025? टेलर डिपॉजिट स्कीम्स क्या होता है कि उसके डिपॉजिट के साथ साथ और कुछ सिलाई उलाई करके दे दो, पॉकेट बना दो, कुछ बना दो, है ना, इसको बोलते हैं। तो दो बैंकों ने अभी इसी मई में जो है इंट्रोड्यूस किया है 2025 में टेलर्ड डिपॉजिट स्कीम। वो है कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया। ये क्या किया है सुधीर, कि इन्होंने 375 दिन का एक डिपॉजिट या स्पेशल डिपॉजिट जो है वो लॉन्च किया, और उस डिपॉजिट के साथ साथ उन्होंने हेल्थ बीमा दे दिया, है ना। तो ये जी इसको सर। बोलते हैं टेलर डिपॉजिट स्कीम्स। डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाना है तो डिपॉजिटर्स क्या करेंगे, कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट रखा होगा उसको ले आएंगे, क्योंकि ये बैंक कुछ एक्स्ट्रा दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पर सवाल पूछा गया। डिपॉजिट स्कीम्स, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ने एक टेलर डिपॉजिट स्कीम्स जो है इंट्रोड्यूस किया है, ताकि 2025 फाइनेंशियल ईयर में उनका डिपॉजिट ग्रोथ हो सके। इसमें उन्होंने डिपॉजिटर्स को एक एडिशनल बेनिफिट हेल्थ का दिया है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर यूनियन बैंक वेलनेस डिपॉजिट? यही है, देखो 375 दिन का टेन्योर है, वेलनेस डिपॉजिट करके स्कीम निकाल दिया, जो टेलर डिपॉजिट स्कीम से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करने के लिए यूनियन बैंक का यूनियन वेलनेस डिपॉजिट, मतलब एक डिपॉजिट भी देगा और वेलनेस के साथ जोड़ दिया, उसको स्वास्थ्य की बीमा के साथ जोड़ दिया। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है, 375 दिन का 6.75%, जो कि अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर एक जो है उन लोगों ने स्पेशल इनिशिएटिव डिपॉजिट जो है स्कीम निकाला है, टेलर डिपॉजिट स्कीम्स। Which bank becomes the first to remove AMB requirement, average monthly balance requirement across all saving accounts in 2025? ये तो चमत्कार हो गया। जी सर, बताओ। कैनरा बैंक ने कर दिया। हाँ, इसे कैनरा बैंक कर दिया, किनारा कर दिया सबको, हैं? जी सर। पहला बैंक बन गया उनने। है, क्या होता है, रूरल ब्रांच है तो वहां पर कम से कम एवरेज मंथली बैलेंस 500 रुपया, सेमी अर्बन है जी तो सर। कितना, 1000 रुपया, अर्बन है तो 2000 हजार। रुपया सेविंग खाते में रखना है। दो है। अगर वो नहीं रखेंगे तो कितना होता है, 50 रुपये या कितना रुपए आपको, या जो भी रेट होगा सर्विस चार्जेस होगा वो जी आपको सर, क्वार्टर चार्जेस। की एवरेज बेसिस पे काट लेते हैं जी। हाँ, वो कट जाएगा। लेकिन एक बैंक है जो एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट को सेविंग अकाउंट में 2025 में इसको रिमूव कर दिया, और वो बैंक है भाई कैनरा बैंक, है ना, कैनरा बैंक है। जी तो ये जानकारी तो एक पहला है, इसलिए आपको याद रखना पड़ता है। इसके बाद भले और लोग करते रहेंगे, लेकिन ये हायर स्केल में ये जो है जरूर पूछा जाएगा नेशनलाइज बैंकों में, कि ये पहला एवरेज मंथली बैलेंस कैनरा बैंक ने रिमूव कर दिया। What new denomination note will carry Governor Sanjay Malhotra's signature?
तो आरबीआई ने अभी नया नोट जारी किया, और उसमें आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा जी नए गवर्नर हैं, मतलब नया छापा होगा नोट अभी। तो वो कौन सा नोट होगा? एक तो 20 आने वाला होगा, 10 तो अभी पहले से ही हैं, 200 भी पहले से हैं। तो कौन से नोट हैं? ये 50 रुपए के नोट हैं, जिनमें अभी गवर्नर साहब के साइन होके आएंगे। आ जाएंगे तो हमारे सुधीर जो है लेके आएंगे, इस दिखाएंगे। अभी देख लिया होगा किसी ने, तो बताना जरा इसको, है ना? जब भी आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग ब्रांच में रहते हैं ना, तो आपको दिखता होगा नए नए, जब करेंसी से या करेंसी जैसे जो लिंक ब्रांचेस हैं उन तक पहले पहुंचेगा। जी सर। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर डीओटीज न्यूज फाइनेंशियल फ्रॉड इंडिकेटर्स? ये एक नया चेंज है, इसके लिए सेपरेट हम लोग नया एक सेशन भी रख लेंगे। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स, जिसको डॉट्स कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, है ना सुधीर? देखो अभी जैसे हम बोलते हैं हेलो सुधीर, तुरंत उठा लेते हैं, है ना? मतलब फोन है ना? तो अब ये जी सर। सारे सारे फोन फोन का इस्तेमाल कैसे होता है बताइए? हेलो, आपको लोन चाहिए, लोन मिलेगा, पैसा चला जाता है ना? आजकल ऐसे होता है ना? और कैसे कैसे होता है? हेलो, क्या चाहिए, ऐसे लोभ लालच देते हैं। दुनिया भर की चीजें हैं फोन में, मतलब, और जी सर, पता, साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड, है ना? तो जी ये सर। फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। और आजकल सही में भी बात करो ना, तो लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं है, इतना हो गया, अब सोच लो, है ना? मान बिल्कुल। लीजिए लोग आवाज बदल के भी बात कर लेते हैं, कुछ भी हो रहा है, मतलब कह नहीं सकते। मतलब अब सच्चा इंसान भी कर रहा होगा ना, तो आपको लगेगा कि क्या है, ये सच्चा है कि क्या है, ऐसा लग रहा है ना? जी सर, तो एआई का भी यूज हाँ, काफी हो रहा एआई है। का यूज हो रहा है। जी सर। अभी तो पता चला ऐसे फोटो खींच लेंगे और हम इसमें एआई लगा देंगे, तो हमें लगेगा कि सुधीर ही बोल रहा है, ऐसे ही लगता है ना? जी सर। तो इसीलिए बहुत मतलब गजब के दुनिया में है भाई, ये अपना को कहाँ तक मतलब ये जाएगा, सोच से परे है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के लिए एक नया प्लेटफॉर्म चुना है, और ये प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, डीआईपी। ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या करेगा सुधीर, कि अगर कोई एक फोन नंबर से ऐसा फ्रॉड हुआ है ना, तो ऐसे उसमें से और किसी को नहीं करने देगा, वो ब्लॉक कर देगा उसको। समझ रहे हो? मतलब जैसे अभी हम लोग को ट्रू कॉलर आता है ना, ट्रू कॉलर, तो जी इसमें जी जी क्या क्या सर। नंबर आता है ना, तो हम लोग उसको उठाते नहीं है देख के ना, है ना? फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड करता रहता है। तो वैसा ये होगा कि अगर ऐसा किसी ने किया है, तो वो पेमेंट के लिए जब ऐसा कुछ आएगा ना, तो उसको रोक देगा, ऐप रोक देगा उसको। तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छा मूव है ना? फ्रॉड नहीं हो पाएगा। तो ये ओके। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत अगर ये इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म है वो डिगिंग करेगा ऐसे फ़ोन नंबर्स जो फ्रॉड्स में कहीं ना कहीं जुड़े हैं या फ्रॉडस्टर हो सकते हैं, तो उनको जो है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर में शामिल करेगा। और मान लीजिए उस नंबर पे सुधीर जो है 1,000 रुपये भेजने जाएगा ना, तो वहां पर क्या होगा, अलर्ट होगा या तो ब्लॉक हो जाएगा, वो बोलेगा हाँ फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, कैसे बोलेगा भेजने से पहले। तो ये अच्छा एक है। हु वॉज द फर्स्ट एडॉप्टर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, FRI? तो पहला कौन है जिसने स्वीकार किया, अडॉप्ट किया है इस फैसिलिटी को? गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, रिजर्व पे। तो इन्होंने, फोन पे ने पहले एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को। अब धीरे धीरे सभी लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अच्छा बेनिफिट है, जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो उनके ऑन बोर्ड कस्टमर हैं, उनके लिए अच्छा इंडिकेटर है, अच्छी अच्छा इंडिकेटर है ना सुधीर जी? ये है ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। फिर जी सर। बैंक में जो आते हैं उन पर भी ट्रस्ट बढ़ेगा, नहीं तो सबको लगता है कि मैंने बैंक में खाता खोला, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, जबकि वो फ्रॉड का विक्टिम्स हुए, साइबर क्राइम हो गया उनके साथ। चलिए। विच रिस्क लेवल आर असाइंड अंडर द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर? कौन सा रिस्क लेवल असाइन किया जाएगा, इसमें असाइन किया जाता है? तो ये मीडियम, हाई, वेरी हाई, ये रिस्क कैटेगरी है। इसको जो है असाइन किया जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सिस्टम में, और जिसको DIP बोलते हैं, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको शुरू किया है। By how much did Canara Bank Q4 financial year 25 net profit increase year to year? तो ये कैनरा बैंक का जब स्पेशल सेशन पढ़ेंगे
चूंकि जो करंट अफेयर्स में क्या होता है, जिस बैंक के फाइनेंशियल जारी होते हैं उनका ये उठाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो है 33% का जो है ग्रोथ हुआ कैनरा बैंक का। इंक्रीज ईयर बाई ईयर देखेंगे पिछले साल से, नेट प्रॉफिट में 33% का ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है सुधीर? अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है ये। अच्छा ग्रोथ है सर, Q4 का ईयर ऑन ईयर अच्छा हाँ। ग्रोथ। व्हाट वास, और ये ग्रोथ ही बता रहा है कि उसने मिनिमम बैलेंस का छोड़ दिया एवरेज चार्जेस, समझ रहे जी सर। हो? व्हाट वाज कैनरा बैंक क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट इन रुपीस? अगर रुपीस में प्रॉफिट देखेंगे तो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है रुपीस में फाइनेंशियल ईयर का, और ग्रोथ में देखेंगे तो 33% का ग्रोथ है। तो उन्होंने वो अभी इनिशिएटिव भी लिया है, एवरेज मंथली बैलेंस का रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन इन मई 2025? यूपीआई ट्रांजेक्शन एक मई में कितने ट्रांजेक्शन हुए बताइए, तो कितने ट्रांजेक्शन हुए गिन नहीं पाओगे। 18.68 बिलियंस, इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यूपीआई में, है ना। अब तो ऐसा लग रहा जी है सर। गांव गांव में हर जगह सारे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया यूपीआई ट्रांजेक्शन, है ना। एटीएम ट्रांजेक्शन जी बंद हो सर रहा है। बिल्कुल। और इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक 31 मार्च 2026 तक क्या होगा सुधीर बताओ? एक चेंजेस मैंने बताया था आप लोग को करंट अफेयर्स में, कि एटीएम से जो है 500 रुपए के और 200 रुपये, 500 रुपये के नोट जो हैं बंद हो जाएंगे। कौन से नोट रहेंगे? बंद हो जाए। 100 रुपये और 200 के और 200। निकलेंगे कम से कम। जी। मतलब थोड़े बहुत जैसे चाय पानी पिलाना है ना, स्टार बक्स वगैरह जाना है, तो सुधीर जो एटीएम का इस्तेमाल करेगा, 100 200 रुपये निकालेगा हैं? नहीं तो फिर यूपीआई करेगा यूपीआई कर। जी सर। और यूपीआई में देखो एवरेज अगर देखा जाए तो 85% है, लेकिन अभी ना 85 to 90% की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अगर पूरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसमें 85 to 90% जो है यूपीआई से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिल्कुल। आपके यहाँ भी तो अब यूपीआई से गांव में, क्योंकि ये इतना अच्छा सिस्टम है ना, कि गांव में भी इसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इसको ना। जी सर, लोग यूज कर रहे हैं बिल्कुल। व्हाट इज द ईयर वाइज ईयर ग्रोथ परसेंटेज इन यूपीआई वॉल्यूम इन मई 2025? तो साल का अगर गैप, साल भर का अगर ग्रोथ देखेंगे तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में ग्रोथ हुआ है 33% का। जैसे कैनरा बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है ना, वैसे ही इनका भी यूपीआई वॉल्यूम जो है बढ़ा है, यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में ग्रोथ ज़्यादा है, बढ़ रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है साइबर फ्रॉड को रोकना, जैसा कि हमारा सुधीर बोला कि साइबर फ्रॉड को रोकना। अगर किसी फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से साइबर फ्रॉड किया है तो वो ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है ये इंडिकेट कर देगा कि ये जो नंबर है ये साइबर फ्रॉड है। तो क्या करेगा कस्टमर? उसको पेमेंट करेगा, पैसा नहीं देगा या ब्लॉक कर देगा। तो प्रिवेंट साइबर फ्रॉड, ये इसका उद्देश्य है। फ्रॉम व्हेन इज द न्यू गोल्ड लोन एलटीवी रेशियो ऑफ 85% इफेक्टिव? तो नया ये तो हमारा सुधीर बता देगा जी क्या? सर, 1 अप्रैल 2026 से, जी 2026 में लग। वाह, ये हुई ना बात। अब तो आंख में पट्टी लगा दो, कान भी जी बंद कर दो, सब हाथ भी पकड़ लो, तो गलत नहीं होगा। एग्जाम में आएगा तो 1 अप्रैल 2026 में ही क्लिक होगा, है ना सुधीर? जी सर तो बिल्कुल। थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ 4 5 नई जानकारियां आपको मिल पाई इस आधे घंटे के सेशन में। और कैसा लगा सेशन? आप फीडबैक बता सकते हैं। आपको कैसा लगा सुधीर? आप ही बता दो पहले नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सेशन सर, बहुत सी चीजें नई पता लगी, सर्वे के बारे में नहीं पता था मुझे, सर्वे लॉन्च किया गया और भी कई नई चीजें पता लगी सर। हाँ, मतलब हमेशा सेशन में जुड़ने से कुछ दो चार नई चीज़ें आई जाती हैं जानकारी में, और पुरानी चीज़ अगर है तो वो दुरुस्त हो जाती हैं, इसलिए सेशन में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ लिखा है स्क्रीन पर, पढ़ के सुनाइए हमारे साथियों को। जी सर, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, हम्म, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। ये हुई ना बात, है ना। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। कैसे ठीक होगा? हाँ। जब प्राण पखेरु उड़ जाएगा ना तभी तभी ठीक होगा, है ना। बैलेंस ठीक है ना, आधा आधा रहेगा हमेशा। तो खुश रहने का जी सर, मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब तो ये है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया, है ना। आप उस स्वामी जीना सीख विवेकानंद को लिया। देखते हैं ना, है ना, जी कितना सर। खुश रहता है। क्योंकि दुख इतना ज्यादा है ना, सबके तरफ बराबर 50-50% रहता है वो, है ना। कहीं मतलब सोचो, लोग बोलते हैं कि वो जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वो जिंदा है। क्योंकि
वो जिंदा रहने के लिए जितना दुख है वो उतना खुशी उतना तैयार कर लेते हैं। तो हमें भी जी। अगर सरवाइव रहना है, सब कुछ करना है, तो उतना खुश रहना पड़ेगा, है ना। तो जी सर, बिल्कुल। रहने के लिए 5 मूल मंत्र है। खुश रहने के लिए पहला मूल मंत्र है वर्तमान में रहिए। अभी पढ़ रहे हैं ना, तो बाकी चीज छोड़ दीजिए। गाड़ी आ रही है, जा रही है, इधर पानी गिर रहा है इस तरफ, है ना। आपकी तरफ बारिश हो रही है अभी? हाँ सर, अभी थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है इधर भी, मानसून आया नहीं है इधर अच्छा, तो नॉर्थ इधर में। पानी गिर रहा है। तो खुश रहने के पांच जी तरीके, पहला तो वर्तमान में रहिए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप पढ़ रहे हो ना, आप यहीं रहिए, है ना। तो ये पहला। दूसरा, कुछ साथी अपने पास ऐसा रखिए जो सकारात्मक विचार के हों। हम्म। नेगेटिव वाले ना हो कि कुछ भी बोले, अरे वहां चाय पीने क्या है, चाय पीने जाएंगे मतलब ऐसा। वो नहीं, जी। सकारात्मक रखिए अपने आसपास लोगों को, है ना। और तीसरा है, जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसके लिए ज्ञान कौशल अर्जित करिए, ताकि वो स्ट्रेस नहीं आएगा। हम्म। चौथा, बिल्कुल। चौथा जो पार्ट है, कि अपने बिलोंगिंगनेस को प्यार करते रहिए, है ना। अपने आसपास जो लोग हैं उनको प्यार करते रहिए। और पांचवा जो है, स्पिरिचुअल रहिए। तो ये खुश रहने की ये सारी चीज़ें हैं। और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनमें समय गुजारने की कोशिश करिए, अपने को स्वस्थ रखिए। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं। और आशा करते हैं कि आज कुछ सीखने मिला होगा, जैसे कि सुधीर ने कह दिया। तो हम इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट।